सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको इतना बता दूं कि इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि किसने आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया। तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस ने। आप जानते हो गुजरात टाइटंस का ये पहला आईपीएल था और इसने इसी को ही जीत लिया। बात करेंगे किसे हराया या उपविजेता कौन रहा, तो राजस्थान रॉयल। और इसका फाइनल कहां पे खेला गया था? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पे। और आप जानते हो 2022 का जो ये आईपीएल था, कौन सा संस्करण था, एडिशन था? 15th नंबर का। कहां पे हुआ? भारत में। और अभी आईपीएल के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आईपीएल ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इस बार आपको पता है टोटल 10 टीमें खेली हैं, 2 नई टीमें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। आप जानते हो अहमदाबाद टीम का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया? गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान बने हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नाम बदल के हो गया था लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बने केएल राहुल। अच्छा, हमने कहा आईपीएल तो जीत लिया गुजरात टाइटंस ने, जिसके कप्तान भी याद रखना हार्दिक पांड्या है। यहां पे 2 तरह की कैप आपको मैं बताता हूं। कौन कौन सी कैप? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। देखो, ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। और पर्पल कैप किसको मिलती है? सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ऑरेंज कैप मिली है जॉस बटलर को, और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? राजस्थान रॉयल के। पर्पल कैप मिली है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, और ये मिली है युजवेंद्र चहल को, ये भी राजस्थान रॉयल के, मतलब दोनों राजस्थान रॉयल के। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। तो इस पूरे आईपीएल में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न अभी कौन सा बना था, तो चेन्नई सुपर किंग। और अगर पूछे मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी, तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। अच्छा, 2022 और 2023 के जो आईपीएल है उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया? टाटा ग्रुप बन गया। और 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बना था रुपे। इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो बने। और अगर पूछे आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? भुवनेश्वर कुमार। और अगर आपसे पूछे कि आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। ये राजस्थान रॉयल की है। और अभी हमने पढ़ा था आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? शिखर धवन बने थे। ये पंजाब किंग्स के हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, क्योंकि जब ये आईपीएल चल रहा था इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आते थे वो मैं डेली करंट अफेयर्स में या वीकली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब पूरा आईपीएल हो गया है तो सारे एक साथ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको ध्यान रखना है, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसने मोनाको ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। रेडबुल के ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, पहला पॉइंट ये याद रखना। ये मैक्सिकन ड्राइवर हैं और इन्होंने ही अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया 2022 की। ये उनकी पहली जीत है। क्या नाम है? सर्जियो पेरेज। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग आई है, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है। जबकि महिला टीम की बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम छठे स्थान पर रही है। टॉप पे इसमें नीदरलैंड की टीम है। अच्छा, मुझे बताओ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। इनका नाम अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और वैसे हमारी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निकोंगबाम है, मणिपुर से हैं ये। आपको बताया भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बन रहा है? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। आप जानते हो 2023 के जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे, उड़ीसा में। और हमारे जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसके गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया था। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसने पुरुष हॉकी एशियन कप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने। तो 2022 पुरुष हॉकी एशिया कप है ये इसका 11वां संस्करण था, जो कहां पे हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में, जिसको जीत लिया है साउथ कोरिया ने। किसको हराया? मलेशिया को।
तो फर्स्ट नंबर पे साउथ कोरिया है, या यूं कह सकते हो साउथ कोरिया ने गोल्ड जीता है, मलेशिया ने सिल्वर, और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा, यानी कि भारत ने ब्रोंज जीता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक साथ मैंने आपको बता दिए। कौन सा संस्करण वो याद रखना। ये है क्या, 2022 का पुरुष हॉकी एशिया कप, 11वां संस्करण, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, गोल्ड जीता साउथ कोरिया ने, सिल्वर जीता मलेशिया ने, भारत ने ब्रोंज जीता। अच्छा, साउथ कोरिया से 2 प्रश्न और याद आएंगे आपको। एक तो अभी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए यून सुक योल, और अभी पहला एशियाई देश बना था साउथ कोरिया नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप का ज्वाइन करने वाला। उसके अलावा उबेर कप 2022 जो हुआ था उसको भी साउथ कोरिया ने ही जीता था, चाइना को हरा करके। उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। और इसी से आपको याद आएगा थॉमस कप, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, इसको पहली बार भारत ने जीता है। किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया। और जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो कि इस पुरुष हॉकी एशियन कप 2022 में भारत ब्रॉन्ज लेकर के आया, आपको याद आएगा टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें भी हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेकर के आई थी, उसमें हमने जर्मनी को हराया था। तो ऐसे याद रख लो, चीज़ों को याद रखना आसान रहेगा। चीज़ों को कोरिलेट करते हुए पढ़ोगे, चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ोगे, तो भाई यहाँ पे हमने ब्रॉन्ज जीता, तो इसी तरह से हॉकी में हमने और कहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था, तो चीज़ें लिंक होएगी ना, तो आसानी रहती है। हम बढ़ते हैं अभी आगे। चलिए बताइए, अभी किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा हरिनी लोगन। तो भारतीय अमेरिकी है हरिनी लोगन, जो टेक्सास में 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा है, और अभी उन्होंने 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है। बाकी अन्ना कबाले दुबा का नाम आपने सुना होगा, केन्या की नर्स है जिन्होंने अभी दुनिया की बेस्ट नर्स का अवार्ड जीता। और आप जानते हो अभी ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता था? फाल्गुनी शाह ने। और गीतांजलि श्री का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये अभी वो भारतीय लेखिका बन गई हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जिन्होंने जीता है। इनकी पुस्तक है जिसे हिंदी में लिखा गया है, जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसका ट्रांसलेटर कौन है, अनुवादक कौन है? डेजी रॉकवेल है। उनका नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि गीतांजलि श्री का नाम तो सबको याद है, डेजी रॉकवेल पे प्रश्न आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा संजीत नॉर्वेकर को। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये इसका कौन सा संस्करण रहा? 17वां 17 नंबर का, जो अभी मुंबई में हुआ था, जिसमें अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक हैं संजीत नॉर्वेकर। इनको प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और पुरस्कार के रूप में इनको 1 लाख रुपए दिए गए। और किसने दिए? हमारे जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका और निकलेगा कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस देश को फोकस कंट्री चुना गया था? तो आंसर कर देना बांग्लादेश को। चलो आप मुझे बताओ, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ये मिला किशोर कुमार दास को। और अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसने जीता? डॉक्टर भूषण कुमार ने। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री ने जीता है, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इसे मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया, यानी कि अनुवादक कौन थी? डेजी रॉकवेल। तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का इन दोनों को मिला है। दोनों के नाम याद रखना, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। कौन सी बुक के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड। याद रहेगा ना? तो हम बढ़ेंगे आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसे यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा उमर निसार को। तो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं उमर निसार। इनको मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उमर निसार, इनको महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए, जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों को मुकाबला करने के उनके काम के लिए ये पुरस्कार मिला है। चलिए आप मुझे बताइए, 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद शर्मा को। और अगर आपसे पूछा जाए कि बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? आंसर होगा दीपक धर। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा जेसी चौधरी। याद रखना, ये सारे नाम पढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की
और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है, तो आंसर होगा राजस्थान। आपको पता है पहले केंद्र सरकार देती थी ये पुरस्कार, जिसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन फिर इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया। तो अब राजस्थान सरकार अपने खिलाड़ियों को ये राजीव गांधी खेल रत्न नाम से एक पुरस्कार देना शुरू करेगा। ये घोषणा अभी यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अभी अगस्त 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू होंगे, जिसमें सभी उम्र के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, वैसे आप मुझे बताओ, जो केंद्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें पुरस्कार राशि को भी बदला गया नाम के साथ साथ। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कब होता है? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती यानी कि 29 अगस्त को। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भाई पहले तो नाम यही था ना, तो फर्स्ट टाइम किसे और कब मिला था? तो हमारे जो चेस प्लेयर हैं ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में मिला था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किसने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने चंडीगढ़ को हरा करके 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो हुआ कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, पिछले साल यानी कि 2021 में जो इसका 11वां संस्करण हुआ था, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उसको भी उत्तर प्रदेश ने जीता था। और कौन से नंबर की है ये? 12वें नंबर की। और 12वें नंबर से 2-3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, अभी सुनते जाना। अभी 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि तमिलनाडु में हुई, उसको उत्तर प्रदेश ने जीता है चंडीगढ़ को हरा के। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो अभी भोपाल में हुई थी, उसको जीता उड़ीसा ने कर्नाटक को हरा करके। और अभी 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो हुई मणिपुर के इम्फाल में, उसको हरियाणा ने जीता झारखंड को हरा करके। और सुनो, अभी तो 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि टर्की के इस्तांबुल में हुआ, जिसमें भारत ने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड 2 ब्रोंज है। गोल्ड किसने जीता? निखत जरीन ने जीता है। और इस तरह से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये गोल्ड जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई हैं। निखत जरीन इनका नाम है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 को जीता? तो आंसर होगा रश्मि साहू। तो पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक हैं ये रश्मि साहू, जिनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार सोनू सूद ने दिया है और उन्हें ये पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? एलन मस्क को। और टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था सिमोन बाइल्स को। चलो मुझे बताओ, अभी कछुओं के संरक्षण के लिए जो बेहलर टर्टल पुरस्कार है वो किसे मिला था? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डैरेन सैमी को। डैरेन सैमी ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, जिनको अभी पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे कहते हैं सितारा पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया गया। क्यों किया? तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में डैरेन सैमी का बड़ा रोल रहा है, इसी वजह से उन्हें मिला ये सम्मान। आपको याद आता होगा हिलाल ए पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान ने बिल गेट्स को ये हिलाल ए पाकिस्तान नाम का सम्मान दिया था, वो भी ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा डेजी रॉकवेल ने और गीतांजलि श्री ने। एक्चुअल में गीतांजलि श्री, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिंदी में जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है और इसे ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। और अभी इन दोनों को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बाकी अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसने जीता? सिंथिया रोसेंजबर्ग ने। ये नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। और एक नोबेल प्राइज ऑफ वाटर जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का जीता प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई? तो आंसर होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था इस साल योग दिवस का यह 8वां संस्करण है और इस बार इसका आयोजन स्थल कौन सा रखा गया है? मैसूर, कर्नाटक। कब होता है योग दिवस? 21 जून को। तो इस बार इसकी थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। पिछले साल क्या थी?
योगा फॉर वेलनेस। जैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। अब जब भी योग वाला प्रश्न आता है, एक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे बना है? लॉस एंजल्स में, यूएस में है ये। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे बना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य आप जानते ही हो, लोगों के जीवन में दूध के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। और मैं आपको बता दूं, ये तो वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। आप जानते हो नेशनल मिल्क डे भी होता है, जो हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, क्योंकि श्वेत क्रांति के जो जनक थे, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनकी जयंती होती है 26 नवंबर को। और इसी को हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे 26 नवंबर को एक और डे होता है, संविधान दिवस। अच्छा, यहाँ पे दूध से 2 प्रश्न मैंने आपको बताए थे। एक तो जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव अभी कौन सा बना? जेरी गांव। और अगर पूछे कि भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूध वाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। मतलब ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। वैसे साइंस से भी आप रिलेट कर सकते हो कि मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है। और 1 जून को आप ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाते हो, जिसकी थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे। तो आंसर होगा 28 मई को। तो भूखमरी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाए। इसका मकसद है दुनिया भर में भूख से मर रहे लोगों का समर्थन करना। और इसकी थीम क्या है? #यूथ एंडिंग हंगर। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। हंगर से आपको एक इंडेक्स याद आएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। उसमें भारत की रैंक है 101। और जीरो हंगर का टारगेट क्या है? 2030 का है। और हंगर से एक देश भी याद आ गया होगा आपको, हंगरी। और हंगरी से करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद आएगा कि अभी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। याद रखना ये सारे पॉइंट। पढ़ते हैं आगे। तो बताइए अभी विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो 3 जून को हर साल वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल उद्योग है, जबकि दुनिया में साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत। तो याद रखना बाइसिकल डे 3 जून को। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी भारतीय डाक सेवा ने देश में पहली बार ड्रोन से डाक पार्सल की डिलीवरी की है, और ये डिलीवरी गुजरात के कच्छ में की गई। तो ड्रोन ने अभी 25 मिनट में 47 किलोमीटर दूर पार्सल पहुंचाया, वो भी बिना किसी परेशानी के। और इससे डाक पार्सल जो ये डिलीवर किया गया, इसका वजन था 2 किलोग्राम का। तो ये प्रश्न आपको याद रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, इसका आयोजन कहां पे किया था? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वैसे मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अच्छा, मुझे बताओ अभी किस देश ने ड्रोन के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इजराइल। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? 100। और आप मुझे बताओ देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और यहीं पर ही अभी पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। वैसे भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। और इंद्रजाल क्या है? ये एक ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको डेवलप्ड किया था ग्रीन रोबोटिक्स ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और ड्रोन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? UAV, यानी कि अनमेन्ड एयर व्हीकल। तो ये ड्रोन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक साथ मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पर है? तो आंसर होगा बिहार में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वे में कहा गया कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। अच्छा, KGF मूवी देखी है आपने? कोलार गोल्ड फील्ड जिसे कहते हैं।
कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। और आप मुझे बताइए, अब आपके लिए प्रश्न आ रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कौन है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखो, इसका उत्तर तो मैं आपको दे देता हूं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है या डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर एस राजू, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। लेकिन अब आप मुझे बताओ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी अभी पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फ्रंटियर। ये मैंने आपसे पूछा भी था, तो आंसर होगा फ्रंटियर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। लेकिन अभी अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बना डाला और उसका नाम रखा फ्रंटियर। ये जापान के फुगाकू को पछाड़ करके अभी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। ये एक्साई स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी बन गया है। सिंपल सी बात है, इसका नाम याद रखो, जैसे फुगाकू का नाम याद रखा था, अब ये है फ्रंट में आ गया, तो फ्रंटियर यूएसए ने बनाया है। अब फटाफट से आप मुझे बता दो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं और विश्व में किसे कहते हैं? ये 3 प्रश्न के उत्तर दे दो, हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा बताइए, भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय राष्ट्र ध्वज या तिरंगा अब किसकी मदद से बनाया जा सकता है? तो आंसर होगा पॉलिएस्टर। तो भारतीय राष्ट्र ध्वज या तिरंगा भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार पॉलिएस्टर और मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए कहा कि पॉलिएस्टर या मशीन से बने हुए झंडों या राष्ट्र ध्वज को अनुमति अभी दे दी गई है। इससे पहले आपको बता दूं, केवल कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने, हाथ से बने हुए झंडों को ही अनुमति थी। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अभी 15 जनवरी 2022 को, जिस दिन हम आर्मी डे मनाते हैं, उस दिन अभी खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पे प्रदर्शित किया गया था? तो आंसर होगा जैसलमेर के लोंगेवाला में। और आपको याद होगा, भारत ने 78,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ लहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था बिहार में। वैसे राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। और चांद पर झंडा फहराने वाला बताओ दूसरा देश कौन सा बना था? पहला तो यूएस था, दूसरा था चाइना। अच्छा, मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही याद आ रहा है कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपको पता होना चाहिए, पिंगली वेंकैया ने। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स, जिसे कहेंगे CRE8, ये लॉन्च किया? तो आंसर होगा कॉइन स्विच ने। तो भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो निवेश एप्लीकेशन है कॉइन स्विच। इसने क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है। तो रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए ये देश का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसका नाम दिया CRE8। ये उन 8 क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा जो भारतीय रुपये में ट्रेड किए गए क्रिप्टो के कुल बाजार पूंजीकरण का 85% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, कॉइन बेस के बारे में आपने सुना होगा। अभी फॉर्च्यून 500 की सूची में प्रवेश करने वाली ये पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है। वैसे इस लिस्ट में वॉलमार्ट ये लगातार 10वें साल टॉप पर है। और आपको याद होगा, अभी क्रिप्टो एनालिटिक फर्म है चैनालिसिस। इसने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 21वें स्थान पे था, टॉप पे यूएस था। और अभी मास्टर कार्ड ने दुनिया के पहले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो, उसके साथ समझौता किया था। और बिटकॉइन, इसको अपनी आधिकारिक मुद्रा यानी कि ऑफिशियल करेंसी बनाने वाला दूसरा देश बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहला देश कौन सा था? अल सल्वाडोर। उसी तरह से अभी किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई? तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। और नाइजीरिया ने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा ई नायरा। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15, इसको किसने लॉन्च किया था? क्रिप्टो वायर ने। और क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर बजट में कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 30%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो देश में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की जगह बदल गई है। महाराष्ट्र 138 लाख टन के उत्पादन के साथ टॉप पे आ गया फिर से। और जबकि जो उत्तर प्रदेश है, ये 104 लाख टन चीनी के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पे चला गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आपको याद होगा, अभी सब्जी उत्पादन में ये नंबर 1 आ गया।
और फलों के उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश है ही सही। चलो बताओ, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दुनिया में तो क्यूबा देश को कहा जाता है और भारत में उत्तर प्रदेश को। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा है ये, जिसे उत्तराखंड में देवस्थल में स्थापित किया गया। आपको बता दूं, इसमें मरकरी यानी कि पारे का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आप जानते हो एकमात्र मेटल है, एकमात्र धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। और इसे भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने तैयार किया। इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 4 मीटर का है। तो इतने चीजें आप ध्यान रख लो। अच्छा, आपको याद होगा अभी चाइना ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज के लिए एक योजना बनाई है और इस परियोजना का नाम दिया है CHES, यानी कि क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। और बताओ, नासा के किस टेलीस्कोप ने अभी 30 साल पूरे किए थे? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। उसके बाद नासा ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया था, उसका नाम है जेम्स वेब। और चाइना ने भी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, मतलब धरती पे ही बनाया था, उसका नाम है फास्ट, जिसका डायमीटर है 50 मीटर का। तो ध्यान रखना ये चीजें। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो आंसर होगा IIM अहमदाबाद। तो अभी IIM अहमदाबाद ने एस फार्म इंडिया के सहयोग से देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। मतलब आज भी किसानों को उनकी जमीन की असली कीमत के बारे में नहीं पता चलता है, तो इसी का सॉल्यूशन है ये सूचकांक। ये सूचकांक किसानों को उनकी जमीन की असली कीमत बताएगा। नाम से ही मालूम चल रहा है, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। ये देश का पहला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना किसने बनाया? IIM अहमदाबाद ने। बाकी देखो, IIT दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दुनिया का भी सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर इसने लॉन्च किया था। नाम है नासो 95। और IIT रुड़की से आपको याद आएगा कि अभी एक तो किसान मोबाइल एप्लीकेशन को इसने लॉन्च किया था, और एक सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, इसे स्थापित किया गया IIT रुड़की में ही। और IIT मद्रास, इसने एक तो पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट, उसको डेवलप किया। और अभी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया था IIT मद्रास ने। ये भी ध्यान रख लेना। और अगर पूछा जाए कि भारत के बाहर अपना पहला IIT कहां पे बनेगा, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा SL थाउसेन। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं SL थाउसेन, जो भी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। सशस्त्र सीमा बल, ये भारत और नेपाल और भारत और भूटान के बीच की जो बाउंड्री है, सीमा है, उस पर हमारी रक्षा करती है। आपको याद होगा अभी तक जो ITBP के डायरेक्टर जनरल थे, कौन? संजय अरोड़ा। ये अभी तक सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, एडिशनल चार्ज था। लेकिन अब सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं SL थाउसेन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि उपराष्ट्र सुरक्षा सलाहकार कौन बने? विक्रम मिश्री। वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। और अभी BSF के डायरेक्टर जनरल बने थे पंकज कुमार सिंह। CISF के डायरेक्टर जनरल बने थे शीलवर्धन सिंह। उसके अलावा CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह है। NDRF के कौन है? अतुल करवाल है। और असम राइफल्स के कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है शिलोंग में, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। आप जानते हो अभी हमारे नए आर्मी चीफ बने थे 29 नंबर के, उनका नाम है मनोज पांडे। और हमारे नेवल चीफ कौन है? R हरि कुमार हैं। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। ये भी पॉइंट याद रखना, नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक बनाया गया? तो आंसर होगा जुल्फिकार हसन को। तो अभी वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं जुल्फिकार हसन। इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इसे विमान संचालन के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल तैयार करने का काम सौंपा जाता है। और अभी इसके नए महानिदेशक और डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? जुल्फों वाले जुल्फिकार हसन। अच्छा बताओ, अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? राजीव कुमार बने हैं 25वें नंबर के। और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज
यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने इकबाल सिंह लालपुरा। अभी इरडाई के चेयरमैन कौन बने? देबाशीष पांडा बने। और पांडा से याद आएगा पांडे, मनोज पांडे नए आरबी चीफ बने। बढ़ते आगे, चलिए बताइए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा राजेश गेरा। वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं राजेश गेरा, जिनको अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के तहत भारत सरकार का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके अभी नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेश गेरा। बताओ मुझे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अभी कौन बने थे? अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। अभी एसोचेम के नए अध्यक्ष कौन बने? सुमंत सिन्हा बने। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर ये यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। उन्हें सबसे पहले आपको बता दूं 2003 में जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। फिर 2013 में दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ का राजदूत उनको नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ की बात करेंगे, देखो यूनिसेफ की स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। पहले इमरजेंसी भी बीच में आता था, लेकिन अब वो हटा दिया, तो फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी नई हेड कौन बन गई है? कैथरीन रसेल बन गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी यूनिसेफ ने किसे प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया है? तो आंसर होगा रेडियो जॉकी उमर निसार को। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। बढ़ते आगे, अच्छा चलिए बताइए अभी प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 2026 तक के लिए। तो इसे कहेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, होता क्या है इस योजना में? देखो, इस योजना का जो लक्ष्य है वो है युवाओं को गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के जरिए रोजगार मुहैया करवाना। उन्हें इसमें लोन दिया जाएगा। और अभी इसमें अगर बात करें कि विनिर्माण इकाइयों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। वैसे इस योजना की शुरुआत हुई थी कब? 31 मार्च 2008 को, और अभी इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब 2-3 योजनाएं मैं आपको याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसे 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। आप जानते हो रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए इसे शुरू किया गया था कोरोना काल में, जिसमें 10,000 रुपए का लोन देते हैं। यहाँ पे स्वनिधि का मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। वैसे इसे 2022 तक के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? दिसंबर 2024 तक के लिए। और एक आप पढ़ोगे प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में, जिसमें आपको बताया साल में 2-2 हज़ार रुपए करके 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं किसानों को, जिसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था। कब? 24 फरवरी 2019 को। एक आपने पढ़ा होगा उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया था बलिया यूपी से। उद्देश्य क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन देना। और उज्ज्वला योजना 2.0 को महोबा यूपी से शुरू किया गया था 10 अगस्त 2021 को। इसका उद्देश्य था 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन करना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका पूरा नाम आप जानते हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है हर साल। इसको रांची झारखंड से शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। अब यहां से एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप मुझे बताओ इस योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला भी जिला कौन सा बना है? यह आप लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी किस कंपनी ने बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा एलआईसी ने। तो अभी भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया है। तो इस बीमा रत्न योजना का उद्देश्य क्या है? पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष है एमआर कुमार।
अच्छा, एक बीमा योजना आपने सुना होगा, नेथन्ना बीमा योजना। बताओ किस राज्य ने इसे शुरू किया था हथकरघा और बुनकरों के लिए? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बात करें तो हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम से एक अभियान शुरू किया था। और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ फिर से बन गए तपन सिंघल। और एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अभी वोल्ट प्रोग्राम शुरू किया था, ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे इसमें, याद रखना। ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर में। परम अनंत ये एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जिसे अभी आईआईटी गांधीनगर में शुरू किया गया। और देखो, जब भी सुपर कंप्यूटर वाला प्रश्न आता है तो एक लाइन में आपको बार बार क्लियर करता हूं कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इन्हें स्थापित किया जा रहा है। ये जो मिशन है 2015 में शुरू हुआ था और कब तक के लिए है? 7 साल तक के लिए है, यानी कि 2022 तक के लिए है। उद्देश्य क्या है इस मिशन को शुरू करने का? 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर का विकास करना और इन सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना इसका उद्देश्य है। किसने शुरू किया? सीडेक ने। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय पुणे में है। यह संस्था सुपर कंप्यूटर बनाती है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं परम प्रवेगा के बारे में। इस सुपर कंप्यूटर को आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। हमने परम गंगा के बारे में पढ़ा। इस सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताया मैं आपसे क्या पूछूंगा? गंगा, ऑपरेशन गंगा, ये क्या था? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। ये दोनों भी याद रखना। अभी परम शक्ति सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ा जिसे आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। और एक परम पोरुल पढ़ा था हमने, इसको एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया था। वैसे भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था परम 8000। वैसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और विश्व में सैमोर क्रे को। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड एक डे भी होता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो हम कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। अच्छा, आपको पता है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी तक हम बोलते थे फुगाकू है, जापान का। लेकिन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब फुगाकू से भी एक तेज सुपर कंप्यूटर आ गया। आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसका नाम बताओ और वो किस देश का है, ये आप मुझे बताओ। देखते हैं किस किस को पता है, किस किस को याद है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। अभी इन्होंने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा है आयु। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम क्या था? आयुष आपके द्वार अभियान। और आयुष मंत्रालय ने ही अभी अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला भी रखी थी। कहां पे? हैदराबाद में। और उस अकेडमी का नाम है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और योग दिवस तो आपको बताइए 21 जून को। और इस बार योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, इसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो जिरकॉन ये कैसी मिसाइल है? याद रखना, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहां पे हाइपरसोनिक से क्या समझते हो आप? जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा हो। देखो, स्पीड को आप ऐसे डिवाइड करो। देखो, साउंड की स्पीड को हम कहते हैं 1 मैक। अगर किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी मिसाइल उसकी स्पीड 1 मैक से कम है तो हम उसे कहेंगे सबसोनिक। अगर उस ऑब्जेक्ट या मिसाइल की स्पीड 1 मैक से तो ज्यादा है लेकिन 5 मैक से कम है तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है तो फिर हम उसे कहेंगे हाइपरसोनिक। क्लियर है ये? और क्रूज का मतलब क्या हो गया? फायर एंड फॉरगॉट, दागो और भूल जाओ मिसाइल। मतलब आप एक बार मिसाइल चला दो निशाना लगा करके, फिर आपका ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव करेगा तो आपकी मिसाइल भी इधर उधर मूव करेगी और उसे फोड़ के दम लेगी। तो यही है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, जिसका भी सफल परीक्षण किया रशिया ने। वैसे इसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी? आपने कह दिया 5 मैक से ज्यादा है, लेकिन है कितनी? 9 मैक, यानी कि साउंड की स्पीड से 9 गुना ज्यादा है ये। अच्छा, क्या आप मुझे बताओ
भारत के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? आंसर होगा नहीं है। क्या भारत के पास कोई सुपरसोनिक मिसाइल हैगा? तो आंसर होगा यस। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे हमने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया, जिसकी स्पीड है 2.8 मैक। ये विश्व की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी सुन लो। क्या भारत के पास कोई सबसोनिक मिसाइल है? तो आंसर होगा निर्भया है तो सही। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस देश ने पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय गेहूं की खेप को अनुमति देने से इनकार कर दिया? तो आंसर होगा तुर्की। वैसे अभी इसका नया नाम क्या हो गया? तुर्की। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एक्चुअली में रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से उपजे गेहूं संकट के बीच तुर्की ने भारत से आए गेहूं की खेप को लौटा दिया है। कारण क्या? कारण बताया, तुर्की ने कहा कि भारत के गेहूं में रुबेला वायरस पाया गया। तो तुर्की ने यह फैसला ऐसे समय लिया जब गेहूं संकट बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं खरीदने के विकल्प खोजे जा रहे हैं। और इन भाई साहब की अकड़ देखो। चलो आप मुझे बताओ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। और अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में। वैसे तुर्की की बात करेंगे, तुर्की ये नाम हो गया अब इसका। इसका कैपिटल है अंकारा, करेंसी है तुर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब अर्दोगान। चलो मुझे ये भी बताओ कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे खोला गया है? बाकी आपको बताया, तुर्की के इस्तांबुल में अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि IBA वुमेन्स विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण हुआ था, जिसमें भारत ने 3 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था और 2 ब्रोंज थे। बताओ आप मुझे, इसमें गोल्ड किसने जीता था? और इस चैंपियनशिप में टॉप पे टर्की रहा था, जिसने 5 गोल्ड जीते थे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने और ई स्टाम्प सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सरकार ने राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में कागजी स्टाम्प पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो अब अलग अलग कीमत के स्टैम्प पेपर ई स्टैम्प के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट की ओर से उपलब्ध होंगे। पहले ई स्टैंपिंग की सुविधा केवल 20,000 रुपए से ऊपर के स्टाम्प पेपरों पर ही उपलब्ध थी, पर अब यह सुविधा 1 रुपए के स्टाम्प पेपर तक कर दी गई है, यानी कि सभी स्टाम्प पेपर अब ई स्टाम्प के रूप में उपलब्ध होंगे। इस निर्णय से सालाना करीब 35 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो स्टाम्प पेपरों की छपाई पर खर्च होते थे। तो यह आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, गजट रिव्यू के द्वारा किस भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 वैश्विक शेफ में स्थान दिया गया? तो आंसर होगा विकास खन्ना। तो मिशेलिन स्टार सेलिब्रिटी शेफ हैं विकास खन्ना, जिनको गजट रिव्यू के द्वारा दुनिया के टॉप 10 वैश्विक शेफ में स्थान दिया गया, जो प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय शेफ बन गए हैं। और गजट रिव्यू ने विकास खन्ना को 6ठा स्थान दिया। वैसे इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामसे। वैसे विकास खन्ना को दुनिया की सबसे महंगी कुक बुक बनाने के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया था सतीश अडिगा को। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? JC चौधरी ने। और 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? विनोद शर्मा को। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रखने की घोषणा कर चुकी है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना बने। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन अभी कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में ही। और अभी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। और अभी MSME मंत्रालय ने कहां पर पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो भी आंसर होगा दिल्ली। अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कहां पे शुरू हुई? दिल्ली में ही। दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत लॉन्च किया, जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। और देश का पहला स्मोक टावर ये भी लगा है दिल्ली में। और भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहां पे बना? तो आंसर होगा दिल्ली में। चलो बताओ, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता, जो कि इसका 8वां संस्करण था? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर। तो ये सारे ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भजन सोपारी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? संतूर वादक से। तो संतूर वादक और पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपारी अभी इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ये जो भजन सोपारी थे ये संतूर के संत और स्ट्रिंग के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्हें 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2004 में पद्मश्री मिला। इनका जन्म हुआ था 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोर में। अच्छा, संतूर वादक से आपको याद आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले भी पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वो भी एक संतूर वादक थे। और उनसे पहले पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ था, जिनका संबंध कत्थक से था, लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे वो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार राज्य सरकार ये राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है और इस अभ्यास को जाति आधारित गणना कहा जाएगा। और राज्य सरकार जनगणना से संबंधित जो भी आंकड़े, जो भी डेटा होंगे, उनको समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित करेगी। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? वंचित लोगों के लिए विकास कार्य करना। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर है फागू चौहान। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में ही मिलेगा, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। आप जानते हो कोसी मोची जोड़ परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। वैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, ध्यान रखना। ये सब बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा है? तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो यूरोपीय आयोग में शामिल होने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 की शुरुआत से ही यूरो मुद्रा, यूरो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार है। और यह कदम क्रोएशिया को एकल मुद्रा का उपयोग करने वाला 20वां यूरोपीय देश बना देगा। क्रोएशिया, याद रखना, ये यूरोपियन यूनियन का नवीनतम सदस्य देश भी है। तो वैसे अभी क्रोएशिया की करेंसी क्या है? कुना। तो अब यूरो को अपनाने से क्रोएशिया निवेशकों और पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक क्षेत्र बनेगा और इससे वहां के इंटरेस्ट रेट में भी कमी आएगी, क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा, आर्थिक संकटों से निपटने में सहायता मिलेगी उसे। चलो मुझे बताओ, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब है। प्रेसिडेंट कौन है? ज़ोरन मिलनोविक। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, जून के पहले वाले वीक का पहला वाला पार्ट आपका ओवर हो गया। क्विज लगा लेना, क्विज मत भूलना। वीडियो बंद करने की बहुत जल्दी रहती है आप लोगों को, क्विज लगा लेना, पूरी बात सुन लो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो इसे सपोर्ट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ में एक ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना इसे। थैंक यू।